ग्रीन कॉमेट। साइंस एंड टेक स्पेस पेपर 3 का पार्ट है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि ग्रीन कॉमेट देखा गया यूनिवर्स में, ठीक है, और ऐसा जो है 50,000 सालों में पहली बार देखा गया, और अगली बार ऐसा ग्रीन कॉमेट जो है 50,000 साल बाद ही दिखेगा। तो आप ये कह लीजिए कि वंस इन अ एरा मोमेंट था ये, ठीक है, वंस इन अ लाइफ मोमेंट नहीं, वंस इन अ एरा मोमेंट, ठीक है, समझे। तो ये न्यूज थी। तो अब ये ग्रीन कॉमेट क्या है? तो ग्रीन कॉमेट समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉमेट क्या होता है। कॉमेट, एस्टेरॉयड, मेटेओर, मेटेरॉयड, आपने ये वर्ड सुने होंगे, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें? देखो एस्टेरॉयड होते हैं पत्थर, ये है आवारा पत्थर। एस्टेरॉयड क्या होते हैं? रॉक्स होते। सुनो, देखो एस्टेरॉयड्स हैं, रॉक्स हैं, वो पत्थर हैं, ठीक है, वो आवारा है और वो घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, उनको भी मुक्ति नहीं मिली है, ठीक है, और वो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एस्टेरॉयड। मेटेओर क्या होते हैं कि एस्टेरॉयड को कम से कम एक लाइफ पर्पस तो है कि वो सन के अराउंड घूम रहा है, चलो उसको मुक्ति नहीं मिली। लेकिन मेटेओर को जो है मेट्रोइड, ठीक है, उनका वो भी लाइफ पर्पस नहीं है, वो बिल्कुल ही आवारा घूम रहे हैं, कोई उनका लक्ष्य कुछ नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कहीं भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वो भी पत्थर है, ठीक है, समझ आए। और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं भूले भटके, तब उसको क्या बोलते हैं? मेटेओर, ठीक है। और जब वो अर्थ को हिट कर जाते हैं, कई तो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं, ठीक है, और जब वो अर्थ के सरफेस को हिट कर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेटेओराइट, ITE लग जाता है, समझे, क्लियर है। कि एस्टेरॉयड क्या है? जिनको मुक्ति नहीं मिली, बट एक लाइफ पर्पस जरूर है कि सन के अराउंड घूमते रहेंगे। और जो मेटेओराइड है उनको ना तो मुक्ति मिली और ना उनको मुक्ति चाहिए, वो अपना आवारा घूम रहे हैं, ठीक है। जो मेटेओर हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वहीं पर बर्न हो जाते हैं, और जो मेटेओराइट है वो अर्थ के सरफेस को हिट कर देते हैं, क्लियर। अब कहोगे कि सर अब कॉमेट क्या है? ये दूसरी बिरादरी के कैलेस्टियल बॉडी है, इनकी स्पीशीज अलग है। उधर क्या थे? वो क्या थे? पत्थर, रॉक्स, दे आर रेमिनेंट्स ऑफ रॉक्स, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं। ये क्या है? दे आर मेड ऑफ ईदर डस्ट और आइस। कॉमेट्स आर मेड ऑफ डस्ट और आइस, ठीक है। किसी कैलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूम भी सकते हैं, नहीं भी, क्लियर, समझ आई। और ये बेसिकली वही सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट कभी फटा होगा, टूटा होगा, बर्स्ट हुआ होगा, एक्सप्लोड हुआ होगा, उसी के रेमिनेंट्स हैं बोथ एस्टेरॉयड्स एंड कॉमेट्स। जो पत्थर थे उनको एस्टेरॉयड बोल जाते हैं, जो डस्ट या गैस बन के रह गए, आइस बन के रह गए, उनको क्या बोल देते हैं? कॉमेट, ठीक है, समझे। है एक ही माँ बाप के ये पुत्र या पुत्री, जेंडर न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ठीक है, समझ आई। और ये जो कॉमेट आया था वो ऊर्ट क्लाउड से आया था। ऊर्ट क्लाउड क्या है? ये बेसिकली एक क्लाउड है। ये बेसिकली आप देखो ना, ये बीच में सोलर सिस्टम है हमारा, उसके अराउंड जो है एक क्लाउड है, एंड इट इज होनली मेड ऑफ कॉमेट्स, गैस, डस्ट, आइस से भरे हुए जो है ये क्लाउड है, ठीक है। तो कॉमेट्स किससे बना है? आइस, डस्ट या गैस से। तो ये सारे कहाँ पे रहते हैं? ऊर्ट क्लाउड में, ये इनका ठिकाना है। रहते सोलर सिस्टम से बाहर ही हैं, तो इसलिए इनकी गैस से हमें तकलीफ नहीं होती, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार घूमते घुमाते हमारे सोलर सिस्टम में आ जाते हैं, क्लियर। और फिर क्या होता है कि जब ये सोलर सिस्टम में आते हैं, सन के करीब आते हैं, तो सन क्या करेगा? इनकी डस्ट को या इनकी गैस को बर्न आउट करेगा। तो बर्न आउट करते हैं तो ये लाइट एमिट करते हैं, ये करते हैं
लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे इसमें ग्रीन लाइट कैसे आई? ग्रीन लाइट कैसे आई? क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन, इसमें डायटोमिक कार्बन है, मतलब कि 2 एटम्स ऑफ कार्बन्स हैव बाउंड टुगेदर। ठीक है, डायटोमिक कार्बन होने की वजह से जो है इसमें ग्रीन लाइट आई है, क्योंकि जो डायटोमिक कार्बन को जो है सन ने अपनी रेडिएशन से बंद कर दिया, जिससे जो है ग्रीन कलर जो है जनरेट हुआ। क्लियर है, समझ आई? और ये अर्थ से अभी तो ये सन के करीब है, अर्थ के करीब से भी गुजरेगा ये, तब आप इसको टेलीस्कोप से देख सकते हो, दूरबीन से भी देख सकते हो, या नेकेड आई से भी देख सकते हो। क्योंकि ये जो एक कंस्टलेशन बनता है उसके पास जो है ये दिखेगा आपको, उस कंस्टलेशन का नाम है दिस बूट्स कंस्टलेशन। इस शेप का जो है कंस्टलेशन बनता है, ये कंस्टलेशन बनता है अब 16 डिग्री above the horizon in the Bootes constellation। तो इस बूस्ट कंस्टलेशन के पास जो है आपको ये ग्रीन कॉमेट दिख सकता है रात को, तो इसलिए आज रात को छत पे ही सोना। ठीक है, और पहले तो ये बूट्स कंस्टलेशन लोकेट करना, फिर उसके बाद आपको ये ग्रीन कॉमेट देखने को मिलेगा। लेकिन इस ग्रीन कॉमेट का भी नाम है, इसका नाम क्या रखा है, C2022E3 ब्रैकेट में ZTF। और ये बाकी सब याद करो ना करो, ये जरूर करना है। नहीं, कंस्टलेशन के पास दिखेगा ये थोड़ा चमकता हुआ, लेकिन आपको ये लग सकता है कि क्या आपका दूर से कोई मोबाइल टावर की वो ग्रीन लाइट दिख रही है। ठीक है, पॉल्यूशन इतना है तो आप गांव जाना नियर बाय, वहाँ से देखना, या हिमाचल चले जाना, वहाँ से पूरा दिखेगा आपको। आप तो आए ही पहाड़ों से हो पहाड़ के ऊपर से तो और क्लियर दिखता होगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए। तो एक चीज और, बस 5 मिनट रुको। देखो, सारी जो करंट अफेयर है वो आपको ब्रॉडली याद करनी है, कोई वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, जैसे हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, गाइडलाइंस फॉर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आपको पता ही है क्या है, उसी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस भी आप इजीली लिख सकते हो, 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब गाइडलाइंस है, बस इतना याद रखोगे, कोई मिसलीडिंग ऐड नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता, कोई फ्रॉडलेंट ऐड नहीं दे सकते वो। ठीक है, पेड प्रमोशन वगैरह में बताना पड़ेगा, नहीं होगा 10 से 50 लाख तक फाइन लग सकता है। बस ये 3 पॉइंट याद रखे, आगे बढ़े। सेकंड टॉपिक हमने क्या किया था, अगेन ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, 3 कमेटी बनाई है गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसमें डिफरेंट मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 1-2 बार पढ़ लो। कि मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे दे दिया कि वन ऑफ द ग्रीवियंस एड्रेसल कमिटी विल बी चेयर्ड बाय सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आप उसको इजीली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो, आपको बेशक याद ना है कि जॉइंट सेक्रेटरी है मान लो, या जो चीफ कौन सा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन इंडियन साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, वो आपको याद भी नहीं है, लेकिन आपको इतना तो याद है कि सेक्रेटरी नहीं है, तो आपने 1-2 बार पढ़ा, आप प्रीलिम्स में इजीली मार्क कर दोगे। ठीक है, मेंस में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि भाई गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया हुआ है कि उसने ग्रीवियंस एड्रेसल कमेटी स्टैब्लिश की थी। ठीक है, बस खत्म हुआ, फिर आगे बढ़े आप। तीसरा टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, हाँ, लेप्रोसी के बारे में पढ़ा था, तो उसका बैक्टीरिया याद रखना आपको। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, बाकी उसके जो सिम्टम्स है वो आप सभी को पता ही है कि नर्व सेल वगैरह डैमेज करता है, स्किन डिसफिगर हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, एक्सेट्रा। वो तो 1-2 बार पढ़ोगे, अपने आप दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, क्योरेबल है, मल्टी ड्रग थेरेपी होती है, वो ड्रग्स के नाम आपको एक आधे याद रखने और रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिमेंशिया, कि अभी इसका रूट कॉज पता नहीं चला है। ठीक है, और आपको उसके क्या सिम्टम्स है वो अपने आप याद रहेंगे। ठीक है, कि उसमें वही विजुअल डिटेक्शन डिसेबिलिटी हो जाती है, कलर डिटेक्ट नहीं कर पाता, मेमोरी लॉस हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद जो है पोलर वॉर्टिक्स, वही कि वो अपर एटमॉस्फेयर में बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, इतना याद रखना। लो प्रेशर की वजह से स्ट्रॉन्ग होगा तो आर्टिक में रहता है, अगर वीक हुआ तो नीचे आ जाता है। बस वो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो तो आपको ज्योग्राफी में स्टैटिक में कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, वो आपको याद भी हो जाएगा तब। अभी तो ब्रीफ था ये, ठीक है, डिटेल में नहीं था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हाँ, तो वो याद रखना, बांग्लादेश से आई है। ठीक है, और वहाँ पे जो है वही पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडमेंट थी, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग इन मिजोरम। वो डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रख लेना। ठीक है,
और बस इतना याद रखना है। बाकी आपको उसके रीजंस क्या है या सॉल्यूशंस क्या है वो सब आपको याद ही है कि भाई पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेशन आपको फॉलो करनी है, सेपरेट स्टेट क्रिएट करना है, उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दो, उनको रीइंटीग्रेट करो एंड सो ऑन। रिफ्यूजी पॉलिसी का बस यूनियन हमने सिग्नेटरी नहीं है, पॉलिसी ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना, 2-3 बार पढ़ोगे दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें ब्रॉडर मैनर में याद रखनी है, कोई आपको वर्ड टू वर्ड या लाइन टू लाइन याद नहीं रखनी। ऐसे करोगे तो 2-3 बार पढ़ोगे, आज पढ़नी है आपको जैसे घर जाके, ठीक है। अब तो ये बहाना भी नहीं है कि हमें प्रिंटेड नोट्स नहीं मिले, तुरंत मिल जाते हैं आपको लगभग, ठीक है। आज पढ़ना है, अगले दिन फिर पढ़ना है, यानी आज जो पढ़े कल फिर पढ़ना है। आज आपको 2 घंटे लग सकते हैं पढ़ने में, कल आपको आधा घंटा ही लगेगा, क्योंकि आधे ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, ठीक है। फिर उसको डायरी लगा लो आप एक, उस पर लिखा करो कि मैंने आज क्या डेट है, 11th है, तो 11 तारीख को मैंने ये 4 चीज़ें रिवाइज की थी, तो 11 + 7 18th डेट को आपने जो 11th को पढ़ा था वो फिर से पढ़ना है, ठीक है। 17th को आपने जो 10th को पढ़ा था वो पढ़ना है, रिवाइज करना है। 16th को आपने जो 9th फरवरी को पढ़ा था वो पढ़ना है। फिर नेक्स्ट मंथ की 10th को जो है फिर से आपने जो 10th फरवरी को पढ़ा था, 10th मार्च को आपने वही पढ़ना है जो आपने 10th फरवरी को पढ़ा था। 11th मार्च को आपने वही रिवाइज करना जो आपने 11th मार्च को पढ़ा था। तो ये डिसिप्लिन मैनर में आप रिवीजन कर लो, ट्रस्ट मी आप 1 साल तक चीजें नहीं भूलोगे। हाँ, तो आप वो ट्रेड साइकिल की तरह आप देख सकते हो कि आप टी की जगह आर ला लो, रिवाइज डे, ठीक है। तो आर का मतलब रीड डे, देन R+1, R+7, R+30 या 31, समझे। ये फॉर्मूला लगाओ, आपकी 1 साल की मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। आप ना तो चीजें प्रीलिम्स में भूलोगे, ना मेंस में, और ना ही इंटरव्यू में। आपको दोबारा बुक हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये 3 रिवीजन कर ली डिसिप्लिन मैनर में। अगर आपने अगले दिन नहीं पढ़ा, या आपने वीकली नहीं पढ़ा, या आपने मंथली नहीं पढ़ा, तो मेमोरी पार्शियल ही रहेगी आपकी। आधी चीजें याद रहेंगी दिमाग में, आधी चीजें नहीं रहेंगी, क्योंकि पहली रीडिंग में आपने जो है 20% या 25% जो है रिटेन हुई इन्फॉर्मेशन, अगले दिन पढ़ा आपने, फिर 25% मोर इन्फॉर्मेशन गेट रिटेन, फिर आपने वीकली पढ़ा तो फिर मोर 25 यूनिट्स हैज बीन रिटेन, और जब आपने मंथली पढ़ा तो फिर 25 यूनिट्स अगेन गेट रिटेन। तो आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है माइंड में रिटेन होगी, 100% जो है माइंड में इन्फॉर्मेशन रिटेन होगी। आई समझ। अगर आपने अगले दिन नहीं पढ़ा, वीकली नहीं पढ़ा या मंथली नहीं पढ़ा, तो वही आपकी इन्फॉर्मेशन पार्शली रिटेन हुई है, चाहे 75 यूनिट्स या 50 यूनिट्स या 25 यूनिट्स, दैट डिपेंड्स कि आपने कितनी रिवीजन की है, फिर उतने ही नंबर आते हैं। आपकी 1 रिवीजन थी तो वही 25% मार्क्स आएंगे, आपकी 2 रिवीजन थी तो 50% आएंगे, 3 रिवीजन थी तो 75% आएंगे, अगर 4 रिवीजन थी तो 100% आएंगे। आप कहोगे यूपीएससी में 200 मार्क्स किसके आते हैं? अरे 200 मार्क्स नहीं लेने, 100 मान लीजिए 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो सबने पढ़े थे, उन टॉपिक से थे जो सबने पढ़े थे, उन 70 क्वेश्चंस को आपको 100% करेक्ट करना है। 17 to 2 140 मार्क्स, और इससे ऊपर कट ऑफ कभी जा सकती है? कभी नहीं जा सकती, समझे। तो उसी में आपको 100% एक्यूरेसी लेके आनी है। क्लियर है? चलिए आप जा सकते हो ऑफलाइन स्टूडेंट्स।